दोस्तों 2012 में शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने। 2013 में उन्होंने यानी कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक जो प्रीडोमिनेंट रीजन है, एक मेन रीजन जो है बीआरआई का, वो ये भी है कि चाइना जो है वो लगभग एक दशक से वे सारे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो देश वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़े बहुत नाराज हो चुके हैं, थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। चाइना एक गरीब देश था। चाइना की तरक्की जो है वो डेफिनेटली लाजवाब है। बहुत ही स्पीडी डेवलपमेंट जो है और ग्रोथ चाइना का रहा है। लगभग एक दशक तक चाइना जो है वो डबल डिजिट से ग्रो करता रहा और ख़ास करके लेट 1970s में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और उसके बाद चाइना जो है उसकी स्पीड या फिर इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। और बहुत सारे डेवलप्ड देश जो हैं वो चाइना को एज ए रोल मॉडल के तौर पर, व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, रोल मॉडल के तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब चाइना एक्सपांड करने लगा, ताकतवर बनने लगा और ज़्यादा समृद्ध बनने लगा, तो चाइना ने जो टॉप लीडरशिप है उसको भी चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। चाइना ने अपना वेट जो है वो जियोपॉलिटिक्स में दिखाना, मसल फ्लेक्सिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया और अलग अलग देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने में चाइना जो है वो लग गया। कई ऐसा देश है जिनके साथ व्यापार करके, कुछ देशों को लोन्स प्रोवाइड करके, कुछ देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके और कुछ देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट और इस प्रकार की मदद प्रोवाइड करके चाइना जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश एक लंबे समय से कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं एक हद तक वो सफल भी रहा है। लेकिन अब चाइना को एक नई कंपटीशन फेस करने को मिल रही है एंड दैट इज ऑफ कोर्स हमारा देश भारत, एक न्यूली कॉन्फिडेंट इंडिया। अब इंडिया और चाइना दोनों ग्लोबल साउथ के देशों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग देशों को। तो प्रश्न यह है कि क्या ये टग ऑफ वॉर जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, ये जो नई कंपटीशन है, तो क्या इस कंपटीशन में हमारा देश भारत जो है वो चाइना को हरा पाएगा? आज इसी प्रश्न के ऊपर हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आज का टॉपिक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो प्रीलिम्स के बाद नहीं हो सकती। मेंस की तैयारी आज से ही करनी पड़ती है और मेंस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है दैट इज आंसर राइटिंग। मीन्स आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ लिए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को, ये नॉलेज को अगर आप पेन के माध्यम से पेपर पर उतार नहीं पाए, यानी कि अगर आप लिख कर अपनी जो नॉलेज है उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, तो अनफॉर्चुनेटली मेंस एग्जामिनेशन में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्किल है आंसर राइटिंग की, उसको और ज़्यादा धारदार बनाने के लिए चेक आउट आवर आंसर राइटिंग कोर्स। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब दोस्तों, हमारे देश भारत की बात करें तो इंडिया जो है वो एक डिस्टिंक्ट लीडर, अपने आप को एक अलग जगह पर पोजीशन कर रहा है। इंडिया, यूएसए और चाइना जो हैं उनका एक काम करने का तरीका रहा है, राइट। उनका एक एटीट्यूड, उनकी एक अलग स्टाइल रही है और भारत जो है वो सॉफ्ट पावर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ये यूएसए और चाइना जो है वो हार्ड पावर पर ज्यादा फोकस करते हैं और हमारा देश जो है वो सॉफ्ट पावर, यानी कि हम दूसरे डेवलपिंग देशों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जो है वो अपने आप को एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और भारत का रोल जो है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि भारत की आज की सिचुएशन ऐसी है कि वेस्टर्न पावर के साथ हमारी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो वेस्टर्न पावर्स को कन्विंस करते करते हम जो दूसरे डेवलपिंग देश हैं उनके हित के बारे में उनको कन्विंस करते और इसी के साथ ये डेवलपिंग देश जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको अपने साथ लेकर चलते हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दिस इज द यूनिक पोजीशन ऑफ इंडिया। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि एक प्रकार की हम इंपॉर्टेंट लिंक है, एक प्रकार की इंपॉर्टेंट कड़ी है वेस्टर्न वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में। अभी हमारे देश में G20 की समिट हुई और इसमें
अब देखिए कि भारत जो है, ऑफ कोर्स अकेले भारत ने ये चीज़ नहीं की, लेकिन भारत ने इसमें एक लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली, एक लीडरशिप रोल जो है, एक लीडरशिप पोजीशन जो है वो डेफिनेटली ली थी। भारत ने दूसरे डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर यूएसए और यूरोपियन देशों को इस बात पर कन्विंस किया, इस बात पर इन्फ्लुएंस किया कि G20 समिट में ये रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो फिर दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं वो कारपेट के नीचे चले जाएंगे। तो यूएसए और यूरोपियन देशों ने भारत और दूसरे डेवलपिंग देशों की बात मानी, और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो है इस पर जो स्टेटमेंट आया वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आया। बेसिकली फोकस जो है वो पूरा अलग जगह पर भारत और दूसरे देश ले गए, और इसमें खास करके जो गरीब देश हैं उनकी जो चिंताएं हैं उन पर बातचीत हुई। ग्लोबल डेट जो गरीब देशों पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस पर डिस्कशन हुई, और क्लाइमेट फाइनेंसिंग, राइट, बहुत सारी एजेंसीज जो है वो ये कहती हैं कि हर साल हमें $4.4 ट्रिलियन की आवश्यकता है, तब जाकर हम ये क्लाइमेट चेंज जो है उसको कहीं ना कहीं रोक पाएंगे या फिर मिटिगेट कर पाएंगे, या फिर जो एक टारगेट रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। तो ये अचीव करने के लिए ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने हैं, और हम फेस कर रहे हैं, तो इस पर हमारा ध्यान जो है वो होना चाहिए। ऐसा भारत और दूसरे डेवलपिंग देशों ने कन्विंस किया यूएस और यूरोपियन देशों को। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी चीज, एक बहुत ही टेंजिबल चीज जो हमें नजर आई, दैट इज कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बना लिया। दैट मीन्स कि यूरोपियन यूनियन का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही अफ्रीकन यूनियन का भी इंपॉर्टेंस है, और अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 जितने देश हैं, और ज्यादातर देश जो हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे, लगभग पकड़ लीजिए 55 देश जो हैं, ये अब हमारे बहुत ही अच्छे मित्र देश बन चुके हैं। आप समझ लीजिए हमने उनको एक ऐसी जगह पर बिठाया है जहां से दुनिया जो है वो उनकी आवाज सुन पाएगी। सो दिस इज ए वेरी टेंजिबल रिजल्ट। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं सिंगापुर के, किशोर महबूबानी, किशोर महबूबानी साहब जो है वो कहते हैं कि अभी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, राइट। अब जो वेस्ट का वेट है, उनका जो पावर है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और वेस्ट के बाहर के जो देश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल साउथ के देश जो हैं, तो अब इनका पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़ चुका है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ के बीच में अगर कोई ब्रिज है, ओनली वन कंट्री कैन बी ए ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट, एंड दैट्स इंडिया। ऐसा किशोर साहब कहते हैं। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात जो है वो यहां पर उन्होंने की है। अभी न्यू कोल्ड वॉर जो चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, ऑफ कोर्स वी नो कि टेक वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट, जियोपॉलिटिकल वॉर चल रहा है। तो ये जो एक कंपटीशन है इन दोनों के बीच में, तो इनकी जो काम करने की जो एक आदत है, जो एटीट्यूड है, उससे भी बहुत सारे देश जो है वो परेशान है। फॉर एग्जांपल यूएसए के बारे में ये कहा जाता है कि यूएसए जो है वो पैसे कम देता है, लेकिन मिलिट्री जो है वो डायरेक्टली सेंड कर देता है। अगर किसी देश को मीन्स जो एक्चुअली में ज़रूरत है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट, वो मिलिट्री माइट के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। चाइना की बात करें तो चाइना पैसे धड़ाधड़ दे देता है, लेकिन चाइना का जो पैसे देने का तरीका, मीन्स जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उससे डिफ़ॉल्ट बहुत सारे देश होते हैं, और बहुत सारे देशों पर डेट जो है यानी कि कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी एक चीज़ जो चाइना की क्रिटिसाइज की जा रही है, दैट इज़ शी जिनपिंग साहब जो है वो G20 की समिट में नहीं आए, उन्होंने इस चीज़ को स्किप किया। और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर को लेकर और ग्लोबल साउथ के देशों के कंसर्न्स को लेकर चाइना जो है वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, चाइना को उतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाइना की इमेज जो है वो यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हुई है। रही बात भारत की, तो भारत ये कहता है कि हम
डोमिनेंस में नहीं मानते, हम आप पर चढ़ाई नहीं करेंगे, हम आपको अपने कंट्रोल में लेना नहीं चाहते हैं, हम आपको उतने ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, शायद हो सकता है कि हमारी मिलिट्री जो है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें हम उतनी ज़्यादा ना दे पाए, लेकिन हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मदद अगर आपको चाहिए तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जितनी हमसे मदद हो सकती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो सारी चीज़ हम करने के लिए तैयार हैं। और हम किसी देश को अपने से नीचे नहीं, हम देशों को एज ए पार्टनर के तौर पर देखते हैं, राइट। हम देशों को एज एन सॉवरेन कंट्री को वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट देकर हम साथ चलना चाहते हैं। तो ये जो एक बात है ना भारत की, ये बहुत सारे देशों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत सालों पहले की बात है, बांग्लादेश के एक फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर कि जब चाइना लोन देता है, राइट, तो चाइना क्या करता है, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन कर लेता है, सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कह देता है कि इसमें ही पैसे यूज़ करेंगे, ये वो एक्सेट्रा, और उसके बाद चाइना जो है वो पैसा देता है। और भारत का ऐसा है, बांग्लादेश के ये ऑफिशियल ने कहा था कि भारत जो है वो आपको पैसा पहले दे देगा और फिर पूछेगा कि आप ये पैसे जो है वो कहाँ पर यूज़ करें। ये ट्रस्ट की बात है, समझे ना डिफरेंस, कि एक देश आपकी जो मदद कर रहा है तो जेन्युइनली कर रहा है, दूसरा देश जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो ऑफ कोर्स दिल का रिश्ता जो है वो ऐसे देशों के साथ जो है, यानी कि भारत जैसे देशों के साथ और ज़्यादा बढ़ता है, एज वी कैन क्लियरली सी। इंडिया इज ऑन द पाथ टू ग्रेट पावर स्टेटस बट नॉट देयर येट। अभी हम वहां पर पहुंचे नहीं हैं, हम उसी रास्ते पर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। हम भी डेवलपमेंट के गोल्स को लेकर कुछ दशक दूर हैं। डिप्लोमेटिक रैंक्स की बात करें तो भले ही हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन डिप्लोमेटिकली हमारा रैंक जो है वो थोड़ा पीछे है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रियलिटी है, इस रियलिटी से हमें छिपना नहीं है। ये रियलिटी में जो हम कर सकते हैं वही चीज़ हम ऑफर करेंगे और करनी चाहिए। भारत की इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से एक्सपांड हो रही है। वेस्ट जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है और इसमें भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़, भारत के पास भले ही डीप पॉकेट्स ना हो, हमारी जेब उतनी गहरी क्यों ना हो, लेकिन हमारी गुडविल काफ़ी अच्छी है। कोविड के समय पर बहुत सारे डेवलपिंग और अंडर डेवलप देशों को हमने वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की, राइट। अब हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। और G20 में भी अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने देखा कि इंक्लूसिविटी जो है इस पर पूरा फोकस जो है वो भारत ने किया है। इसी साल की बात करें तो स्टार्टिंग में एक वर्चुअल इवेंट कंडक्ट की गई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये एक वर्चुअल समिट थी और इसमें 100 से ज़्यादा डेवलपिंग देश जो हैं उसने पार्ट लिया था। चाइना और G20 के बाकी देशों को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था। डेवलपिंग और पुअर नेशंस जो हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया था और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा। एरिक ओलेंडर हैं, ये चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट एक वेबसाइट है, उनके एडिटर हैं। और उनका कहना यह है कि चाइना ये मान रहा है कि चाइना बहुत ही कॉन्फिडेंट पोजीशन पर है। चाइना का कहना यह है कि हम जो डेवलपमेंटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंडिया प्रोवाइड नहीं कर सकता, ऐसा बीजिंग का मानना है। और एक जियांदा स्टूरमान है, जियांदा स्टूरमान, ये यूरेशिया ग्रुप्स अफ्रीका टीम के सीनियर एनालिस्ट हैं। और इनका कहना यह है कि चाहे इंडिया हो, चाहे USA हो, चाहे यूरोप हो, राइट, एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें जो है वो फंड पर आती हैं कि जो देश फंड प्रोवाइड करेगा, जो देश पैसे प्रोवाइड करेगा, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, राइट। ये बात उन्होंने बताई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब चीज़ें जो है वो चेंज होगी। यहाँ एक वक्त था जब फंड ही सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करता था, लेकिन आज के जो देश हैं और ख़ास करके एस्पिरेशनल कंट्रीज जो हैं तो उनको सिर्फ फंड नहीं चाहिए, फंड के साथ साथ उनको एक प्रकार का रिस्पेक्ट भी आप कह सकते हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी उनको चाहिए, राइट। तो अब वो दिन जो है वो पुराने हो गए कि सारे फंड से ही आप डिसीजन ले सकते थे। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट। श्रीलंका है, नेपाल है। पहला एक वक्त था जब जो भारत कहता था वही ये सारे देश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, राइट। अब उनके पास भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। So it's not just about funds, right? Funds play a very important role, इसमें कोई डाउट नहीं है। Funds are always there। अगर आप टॉप लिस्ट बनाएंगे 1, 2 और 3 तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंड हमेशा नंबर 1 पर होगा, लेकिन फंड जो है वो टॉप 3 में तो डेफिनेटली होगा। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और चाइना फिलहाल जो है वो सिर्फ पैसे प्रोवाइड कर सकता है, दूसरी चीज़ें नहीं। भारत उतने ज़्यादा पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन भारत जो है वो पार्टनरशिप, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये कुछ अपनी क्वालिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये जो टग ऑफ वॉर है, जो प्रश्न है कि टग ऑफ वॉर, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। अभी आप देखिए कि चाइना की जो वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस है वो चाइना की स्ट्रेंथ है। तो अभी चीज़ें जो हैं, किसी का पलड़ा उतना ज़्यादा भारी नहीं है, किसी का उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ समय की राह देखते हैं। होपफुली ये मानकर चलते हैं कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर भारत जो है वो अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर प्लेस कर पाए और ये टग ऑफ वॉर जो है उसमें हम जीत जाए, बस यही हमारी आशा है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्रोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे कि द हिंदू एनालिसिस, ये क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग का जो कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। आंसर राइटिंग इज़ ए स्किल, राइट, और ये स्किल आज से ही डेवलप करना स्टार्ट करनी है। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, राइट, आज से ही इसको स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।